brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 35,000 लोगों की जान, 26 हॉस्पिटल्स की तबाही, सामूहिक कब्रें, जियोपॉलिटिक्स में फेरबदल। यूएन में 4 युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो और लाखों लोगों पर मंडराता भुखमरी का खतरा। गाजा में चल रही जंग में अब तक ये सब घट चुका है। 23 अप्रैल को इस जंग के 200 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन इजराइल की गाजा पर बमबारी अब भी जारी है। यूएन में युद्ध विराम का प्रस्ताव भी पास हो चुका है, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की सहायता और देने का ऐलान किया है। आशंका जताई जा रही है कि रफा पर हमले के बाद जंग और लंबी खिंच सकती है। तो आज के शो में हम जानेंगे गाजा में चल रही जंग में पिछले 200 दिनों में क्या घटा, क्या है जंग का प्रेजेंट स्टेटस, कौन कहां खड़ा है और इस जंग ने जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर डाला है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। चैप्टर 1 द बिगिनिंग। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास का हमला हुआ। हवा, पानी और जमीन तीनों रास्तों से हमला हुआ था। इस हमले में न केवल लोग मारे गए, बल्कि हमास ने सैकड़ों लोगों को बंदी भी बना लिया। हमास ने हमले का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया, कहा यह सालों से फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म का बदला है। इसके बाद इजराइल ने गाजा में जंग का ऐलान कर दिया। हवा के रास्ते कई दिनों तक रिहायशी इलाकों में बम बरसाए, गाजा की नाकेबंदी की, खाना पानी सब कुछ रोक दिया। गाजा को खुली जेल बना दिया गया, जहां दिन रात बम बरसाए जा रहे थे। बाद में पश्चिमी देशों के दबाव के चलते बॉर्डर खोले, जिससे मानवीय सहायता गाजा पहुंची, लेकिन वो भी बहुत कम थी। इसका असर ऐसा पड़ा कि लाखों की आबादी भुखमरी के कगार पर पहुंच चुकी है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। पहले जानते हैं कुछ आंकड़े। चैप्टर 2 द डेथ क्लॉक। अब तक इस जंग में 1400 से ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। इनमें से 1139 केवल 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए थे। इसके बाद से इजराइल ने गाजा में जंग छेड़ी। इजरायली हमले में अब तक 34,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 34,000 लोगों में 72% बच्चे हैं, महिलाएं हैं। नंबर में देखिए तो 9,000 से ज़्यादा महिलाएं और 14,000 से ज़्यादा बच्चे इजरायली हमले में मारे गए हैं। गाजा में हुई क्षति यहीं तक सीमित नहीं है। गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि लगभग 77,000 लोग हमलों में घायल हुए हैं। 7,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं। आशंका है कि इनमें से ज़्यादातर मलबे में दबे हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स संस्था के अनुसार इजरायली हमले में हर 10 मिनट में एक बच्चा या तो मारा जा रहा है या घायल हो रहा है। एयरवॉच नाम का गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर के हवाई हमलों पर नजर रखता है। उसने गाजा में चल रही जंग पर रिपोर्ट पेश की है। उसके मुताबिक इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका ने जितने हवाई हमले किए हैं और इनमें आम नागरिकों के मारे जाने की घटनाएं दर्ज की गई, उससे ज़्यादा घटनाएं महज कुछ महीनों में गाजा में सामने आई हैं। ये संगठन कहता है ऐसी कई घटनाएं हैं जो मीडिया में आ भी नहीं पाई हैं। चैप्टर 3 होमलेस। गाजा में लगातार बमबारी के चलते वहाँ के आधे से ज़्यादा घर नष्ट हो गए हैं। यूएन के मुताबिक गाजा में 62% घर या तो पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आंकड़ों की बात करें तो 90,000 से ज़्यादा घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, तो 3 लाख से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। गाजा की सरकारी मीडिया ने कहा है कि इजरायली सेना ने अब तक गाजा पर 75,000 टन से ज़्यादा विस्फोटक गिराया है। 2 अप्रैल को आई वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में पता चला कि बमबारी से अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। यहाँ ये नोट किया जाना चाहिए कि गाजा दुनिया के सबसे घने इलाकों में से एक है। मिडिल ईस्ट में इसे जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 1 का स्थान मिला हुआ है। 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 14,000 लोग बसते हैं। ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में घरों को नष्ट किया गया तो गाजा की बड़ी आबादी विस्थापित हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 22 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। माने गाजा की लगभग पूरी ही आबादी अब अपने घरों में नहीं रह रही है।
इसके अलावा और क्या नुकसान हुआ है? 26 अस्पताल पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, सैकड़ों डॉक्टर्स मारे जा चुके हैं, दर्जनों मस्जिदों को नष्ट किया जा चुका है। कुल मिलाकर कहें तो लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन जो जिंदा हैं उनके लिए स्थिति बेहद मुश्किल है और आने वाले दिनों में और मुश्किल होने जा रही है। चैप्टर 4, नो फूड नो वाटर। जंग शुरू होने के 2 दिन बाद माने 9 अक्टूबर को ही इजराइल ने गाजा की पूरी तरह नाकेबंदी कर दी, खाना पानी रोक दिया, कहा हम जानवरों से लड़ रहे हैं। इस नाकेबंदी में गाजा की बिजली काट दी गई, ईंधन तक गाजा आने नहीं दिया गया। बिजली के बिना पानी निकालना मुश्किल है, इसलिए गाजा में पानी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई। कुछ ही दिनों में खाने का सामान भी खत्म होने लगा। गाजा के लोग जमीन के अंदर बनी सुरंगों से लेन देन करते हैं। ज्यादातर व्यापार इजिप्ट की सीमा के पास बनी सुरंगों से होता। इजराइल ने उन्हें भी नष्ट करवा दिया। कुछ ही दिनों में खाने पीने की कमी पूरे गाजा में हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग घास खाने पर मजबूर हो गए। इधर पूरी दुनिया से गाजा की मदद के लिए आवाज़ें उठनी शुरू हुई। अमेरिका पर प्रेशर पड़ा। कुछ हफ्तों बाद अमेरिका ने इजराइल से मानवीय सहायता गाजा तक पहुंचाने के आदेश दिए। इसके बाद इजिप्ट की सीमा से लगने वाले रफा बॉर्डर से कुछ ट्रक आए, लेकिन वो 23 लाख लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं थे। मानवाधिकार संगठनों ने इसकी खूब आलोचना की। बाद में ट्रकों की खेप बढ़ाई गई। कई बार दूसरे देशों ने हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट भी गाजा में गिराए, मगर अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। ताज़ा रिपोर्ट ये कि गाजा की लगभग आधी आबादी खाने की कमी का सामना कर रही है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड ह्यूमन वॉचडॉग इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन यानी IPC ने 18 मार्च को शाया की है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कई लोग खाने की कमी की वजह से कुपोषण का शिकार हुए हैं। उत्तरी गाजा में अकाल पड़ने की आशंका है और अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो अकाल पूरे इलाके में फैल सकता है। अकाल शब्द के मायने क्या है? IPC के मुताबिक अकाल की परिभाषा इस प्रकार की जाती है जब कम से कम 20% परिवार भोजन की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हों, कम से कम 30% बच्चे तीव्र कुपोषण से पीड़ित हों और हर 10,000 लोगों पर 4 बच्चे और 2 एडल्ट्स हर रोज़ भुखमरी, कुपोषण और बीमारी की वजह से मर रहे हों। गाजा की सरकारी मीडिया का दावा है कि विस्थापन की वजह से गाजा के लगभग 11 लाख लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। ये तो रहे गाजा के ताज़ा हालात। इन समस्याओं के निपटारे के लिए कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं। इजराइल पर आरोप लगते हैं कि वो इन संस्थाओं के काम में बाधा डाल रहा है। कैसे? 2 उदाहरणों से समझिए। पहला उदाहरण 1 अप्रैल 2024 का। इस रोज़ वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कर्मचारी इजरायली हमले में मारे गए। WCK अमेरिका से चलने वाला नॉन प्रॉफिट संगठन है। यह आपदा या जंग से प्रभावित लोगों को खाना मुहैया कराता है। गाजा में भी यही काम कर रहा था। मरने वालों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के नागरिक थे। एक फिलिस्तीनी भी था। इजराइल ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा यह हमला अनजाने में हुआ था। दूसरा उदाहरण UNRWA का है, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज। इस संस्था को पैसा UN के सदस्य देशों से मिलता है। ये संस्था भी गाजा में मदद का काम कर रही थी, लोगों को खाना, पानी और सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रही थी, लेकिन इजराइल ने इसकी फंडिंग पर रोक लगा दी। कहा 7 अक्टूबर वाले हमले में इसके कुछ मेंबर्स शामिल थे। इजराइल ने हालांकि अपने दावे को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया। इजराइल के बाद अमेरिका समेत 16 बड़े डोनर्स ने भी संस्था की फंडिंग रोक दी। कुछ देशों ने बाद में फंडिंग बहाल की, लेकिन संस्था के अनुसार ये पैसा काफ़ी नहीं हो पा रहा है। इन 2 उदाहरणों के तर भी गाजा में मानवीय सहायता का काम पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। UN ने कहा है कि युद्ध के दौरान 200 से ज़्यादा सहायता कर्मी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश फिलिस्तीनी हैं। ये गाजा के हालात हैं। इजराइल के अनुसार ये लड़ाई हमास के खात्मे के लिए शुरू हुई थी। हालांकि इसका एक और उद्देश्य था। 7 अक्टूबर के हमले में इजराइल के कई लोगों को हमास बंधक बनाकर ले गया था। उनकी क्या स्थिति है ये भी जान लेते हैं। चैप्टर 5 हॉस्टेजेस। 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास ने इजराइल के 240 लोगों को बंदी बनाया था। हमास उनका इस्तेमाल इजराइल के साथ अपनी मांगें मनवाने में करना चाहता है। इसी के चलते 22 नवंबर को इजराइल को 4 दिनों के संघर्ष विराम के लिए राजी होना पड़ा। तब 100 से ज़्यादा बंधक छूटे थे। हालांकि अभी भी 133 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है उनमें से 30 की मौत हो चुकी है। इजराइल में बंधकों का मुद्दा आग पकड़े हुए है। नेतन्याहू की इजराइल में खूब आलोचना हो रही है। आलोचना के आगे लोग सड़कों पर भी आ चुके हैं। बंधकों की रिहाई पर जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू इसमें असफल समझे जा रहे हैं। अब इजराइल का कहना है कि हमास ने बंधक रफा में छिपा कर रखे हैं, इसलिए वो यहाँ हमले का पूरा प्लान बना चुका है। आशंका है कि वो कभी भी यहाँ हमला शुरू कर सकता है।
गाजा की 15 लाख से ज़्यादा आबादी रफा में रह रही है। अगर इजराइल ने यहाँ हमला शुरू किया तो तबाही आ जाएगी। चैप्टर 6 टू फ्रेंड्स। अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत से इजराइल का साथ दिया है। पैसा, हथियार हो या डिप्लोमेटिक सपोर्ट, सब कुछ इजराइल को दिया। 3 मौकों पर यूएन में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो भी किया। बीच में कुछ मसलों पर नाइत्तेफाकी और नाराजगी हुई, लेकिन अमेरिका के नए पैकेज की घोषणा से तो लगता है कि दोनों देशों की दोस्ती अब भी मजबूत है। 23 अप्रैल को अमेरिका की कांग्रेस ने इजराइल के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। ये तो बस कुछ पॉइंट्स हैं। गाजा में पिछले 200 दिनों में क्या घटा है उसे एक एपिसोड में बताना नामुमकिन होगा, इसलिए अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने मामले को विस्तार से समझने के लिए बिट्स लॉ स्कूल में इंटरनेशनल स्टडीज़ के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से बात की। हमने उनसे पूछा, जंग के 200 दिन बीत जाने के बाद भी इजराइल अब तक बंधकों को छुड़ाने में कामयाब क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला ये कि जो हॉस्टेजेस हैं वो कहाँ छुपा के रखा गया है, उनको हमास ने उनको किस तरह कंट्रोल किया हुआ है, अभी तक कहाँ रखा हुआ है, इसके बारे में इजरायली मिलिट्री को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। हमास ने जो एक स्ट्रेटजी अपनाई है वो ये है कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमास के अंदर ही अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स को दी गई है, और एक ग्रुप के बारे में दूसरे किसी ग्रुप को इंफॉर्मेशन नहीं। इसका पर्पस ये है, हमास ये चाहता है कि अगर हमास के कुछ फाइटर्स इजराइल डिफेंस फोर्स के चंगुल में आ भी जाते हैं तो उनके पास हॉस्टेजेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो ही ना, ताकि वो आईडीएफ को कोई इंफॉर्मेशन ना दे। गाजा एक कंपैरेटिवली छोटी जगह है, लेकिन गाजा अपने आप में एक बहुत बड़ा फैला हुआ शहर जैसा है। बल्कि ये कहें कि गाजा में ही काफी सारे शहर हैं। इन सारे शहरों के नीचे अंडरग्राउंड बहुत सारी सुरंगें हैं, जिनका कंप्लीट एक्सटेंट किसी को नहीं पता। कितनी सुरंगें हैं, कहाँ कहाँ है, कितनी लंबी है, इनका कंप्लीट डेटा किसी के पास नहीं है। और उनका कंप्लीट डेटा हमास के भी बहुत ही चुनिंदा टॉप लीडर्स के पास होता है। एक तरह से हम ये कहें तो हमास ने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है उसको बहुत सक्सेसफुली सेगमेंट करके रखा है। किसी एक गुट, किसी एक ग्रुप के लीडर्स को बहुत मुश्किल से ही सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है उनके साथ, जिसकी वजह से इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज अब तक पता नहीं लगा पाई हैं कि ये जो 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस अभी बाकी है ये कहाँ कहाँ पे उनको रखा गया है। और इसी वजह से 200 दिन होने के बावजूद अभी तक सबको छुड़ा नहीं पाया है इजराइल। और यही रीजन है कि इजराइल की बमबारी में कुछ दर्जन हॉस्टेजेस की मृत्यु भी हुई। अगर इजराइल को पता होता कि ये हॉस्टेजेस कहाँ रखे गए हैं तो इजराइल उन एरियाज में बमबारी नहीं करता। तो हमास ने इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से सेगमेंट करके, आइसोलेट करके इजराइल से छुपा के रखा है अभी तक। इसी वजह से इजराइल अपनी सैन्य शक्ति के बावजूद इन बंधकों को छुड़ा नहीं पाया। पिछले 200 दिनों में इस जंग ने इजराइल की घरेलू पॉलिटिक्स पर क्या असर डाला है? प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बहुत ज्यादा प्रेशर में है। ये प्रेशर ना सिर्फ उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनकी तरफ से आ रहा है, बल्कि बहुत सारे ऐसे गुट, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो उनके गठबंधन सरकार में शामिल है उनकी तरफ से भी प्रेशर आ रहा है। सबसे बड़ा प्रेशर इस वक्त उन परिवारों की तरफ से आ रहा है जिनके परिवारजनों को बंधक बनाया गया। इसमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जो डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्ट लेकर इजराइल की सरकार के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बंधकों को छुड़ाया जाए। अब ऐसे में 2 तरह के परिवारजन हैं। एक छोटा ग्रुप वो है, उन परिवारजनों का है जो कह रहे हैं कि इजराइल की आर्मी को अपने अटैक बढ़ाने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, यूरोप किसी का प्रेशर न मानते हुए और ज्यादा सैनिकों को गाजा में भेजे, ह्यूमन राइट्स की चिंता न करे और उनके परिवारजनों को छुड़ा के लाए। एक ज्यादा बड़ा ग्रुप परिवारजनों का वो है जो इजराइल के ऊपर ये प्रेशर बना रहा है कि आप लड़ाई को रोककर हमास के साथ बातचीत करिए, एक किसी तरह का नेगोशिएशन करिए, चाहे उसके लिए आपको सीज फायर करना पड़े, ताकि हमारे परिवारजनों को छुड़ाया जा सके और इस बात की आशंका कम हो कि किसी बमबारी में गलती से ये ना हो कि उनके परिवारजनों की मृत्यु हो जाए। ये तो उन लोगों का प्रेशर है जिनके फैमिली के लोगों को बंधक बनाया गया, और ये बहुत बड़ा प्रेशर है क्योंकि लगातार इनके मीडिया इंटरव्यूज हर तरह के चैनल्स में आ रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रेशर उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने पिछले 1.5 साल, तकरीबन 1.5 साल से
लगातार नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं। इसमें एंटी नेतन्याहू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और या फिर आम नागरिक हैं। ये प्रोटेस्ट अब दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं और इन प्रोटेस्ट की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है। इन लोगों का कहना है कि नेतन्याहू अपनी सरकार को बचाए रखने में इतने ज्यादा फोकस थे कि इन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर पे ध्यान नहीं दिया, और अगर हमास का अटैक हो पाया तो उसकी जिम्मेदारी सीधा सीधा नेतन्याहू के सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिकल अप्रोच के ऊपर है। बहुत सारे लोग राइट विंग के भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो नेतन्याहू सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि कोई समझौता ना किया जाए। राइट विंग के लोग इनफैक्ट ये भी कहने लगे हैं, प्रोटेस्ट में आने लगे हैं, नेतन्याहू के घर के सामने प्रोटेस्ट करने लगे हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि हम आपका पूरा समर्थन करते हैं, हम आपकी सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन आपकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का नहीं, आपको अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को और एग्रेसिव और आक्रामक बनाना चाहिए। सो इन हर तरह के अलग अलग गुटों की वजह से जो प्रेशर बन रहा है नेतन्याहू की सरकार के ऊपर, उसका मतलब ये हो रहा है कि इजराइल का समाज, इजराइल की सिटीजनशिप आपस में और बढ़ती जा रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगा था कि इस लड़ाई की वजह से जो अलग अलग गुट बने वो साथ आ पाएंगे, वो इनमें एक तरह की एक एकता जागृत होगी कि उनका देश लड़ाई कर रहा है। लेकिन अगर वो एकता जागृत हुई थी तो वो बस कुछ महीने रही, 2 या 3 महीने। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इजराइल के सोसाइटी के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर जितने मतभेद थे वो फिर से उभर के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मतभेद और ज्यादा प्रगाढ़ हो गए। अब तक इस जंग ने जियो पॉलिटिक्स को कैसे बदला है? ये जंग एक ऐसे वक्त पे आई जहां दुनिया में जितने भी ताकतवर देश हैं उनके बीच गुटबाजी, उनके बीच जो असहमतियां थी या उनके बीच जितने भी डिसएग्रीमेंट्स थे वो पहले से ही काफी डीप थे। उसका सीधा सीधा कारण रशिया यूक्रेन वॉर था। हमने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद देखा कि किस तरह दुनिया में दो बहुत ही क्लियर गुट दोबारा से इमर्ज हुए थे। एक तरफ रशिया है जिनके साथ चाइना है या जिनके साथ ईरान भी खड़ा होता है, और दूसरी तरफ थे यूक्रेन के साथ खड़े होने वाले देश जिसमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका सबसे आगे हैं। ऐसे वक्त पे जहां पहले से ही बहुत सारा डिवीजन था इंटरनेशनल लेवल पे, जियोपॉलिटिक्स के लेवल पे, वहां इजराइल और गाजा की जो लड़ाई है वो एक और उदाहरण बन गया कि कैसे दुनिया में यही गुट हैं जो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल स्टैंड लेते हैं। ये बिल्कुल प्रेडिक्टेबल था कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इजराइल का साथ देगा। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ये जरूर कहेंगे, इसराइल के ऊपर दबाव भी बनाएंगे कि मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो, सिविलियंस की मृत्यु ना हो, बच्चे बूढ़ों को जानों को बचाया जा सके, ह्यूमैनिटेरियन एड मदद को पहुंचाया जा सके। लेकिन जहां तक इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेटेजी को कैरी आउट करने के लिए जो सहायता चाहिए वो उनको मिलते रहेगी। हमने अभी देखा कि कल ही अमेरिका की सेनेट ने भी कई बिलियन डॉलर्स का, क्लोज टू $30 बिलियन का एक एड पैकेज है इसराइल के लिए जिसको अप्रूव किया है। सो पूरी दुनिया में इसराइल को सपोर्ट करने वाले जो गुट हैं वो आज भी सपोर्ट करेंगे। उन देशों की सरकारों के ऊपर मानव अधिकार के उल्लंघन की वजह से जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर की वजह से वो खुलकर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसमें इसराइल का क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन अगर जमीनी सच्चाई को देखा जाए तो उन देशों ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है कि इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेटेजी को चेंज कर सके। इसराइल जरूर ये कहता है कि हम उतना खुलकर मिलिट्री का यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका जमीन पे वो असर नहीं दिखता जो कि जरूरी है ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड को पहुंचाया जा सके। ईरान का ये जो अटैक अभी हुआ है पिछले हफ्ते, ये प्रेडिक्टेबल था क्योंकि ईरान के अलावा कोई भी मुस्लिम देश ना तो कैपेबिलिटी रखता है उस रीजन में, ना ही जिसकी पॉलिटिकल विल पावर है कि वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट जाके इसराइल के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सके। बाकी सारे देश जिनके ऊपर प्रेशर बना है हमास के एक्शन की वजह से, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन या फिर जॉर्डन, इन सब ने मुंह जबानी इसराइल का क्रिटिसिज्म किया है और फिलिस्तीनियों का साथ देने की बात कही है, लेकिन कोई भी इसके बियॉन्ड जाकर मिलिट्री एक्शन नहीं लेने वाला। क्या ये जंग अभी और लंबी खिंच सकती है? अगर इसराइल से उनकी विशेष के बारे में पूछा जाए नेतन्याहू सरकार से,
तो नेतन्याहू सरकार के लिए बेस्ट आउटकम ये होगा कि उन्हें जल्दी से जल्दी जितने भी बंधक हैं वो मिल जाएं, और उन बंधकों को छुड़ाने के लिए उन्हें कोई पॉलिटिकल समझौता ना करना पड़े। तो कहने का मतलब ये कि अगर इजराइल अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाता तो इजराइल ये लड़ाई कंटिन्यू करेगा, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी उनका क्रिटिसिज्म हो जाए। इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया, कतर हमास के ऊपर प्रेशर बनाए और उस प्रेशर की वजह से हमास बंधकों को छोड़ दे। लेकिन उस प्रेशर को बनाने के लिए इजराइल अपनी मिलिट्री को वहां रखेगा गाजा स्ट्रिप के अंदर। हमास की तरफ से ये होना चाहिए, इजराइल के मुताबिक हमास की तरफ से ये होना चाहिए कि अगर हमें अपने देश के लोगों का, अगर हमें गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों की जान बचानी है तो फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इजराइल यही चाहता है कि हमास कॉम्प्रोमाइज करे, इजराइल को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ये लड़ाई इजराइल की तरफ से, स्पेशली इजराइल की सरकार की तरफ से तब तक चलती रहेगी जब तक बंधक नहीं आ जाते, चाहे वो बंधक मिलिट्री एक्शन के थ्रू छुड़ाए जाए, चाहे वो एक समझौते के थ्रू छुड़ाया जाए। लेकिन समझौता करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है अभी नेतन्याहू सरकार। वो तभी हो पाएगा जब अमेरिका बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएगा इसराइल के ऊपर, जो प्रेशर थोड़ा बन रहा था लेकिन ईरान के अटैक के बाद अब वो प्रेशर फिर से थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है। सो इसलिए मुझे लगता है कि लड़ाई अभी जारी रहेगी। अमेरिका इतना प्रेशर नहीं बना पाएगा इसराइल के ऊपर अगले महीने 1.5 महीने में कि वो लड़ाई को रोक कर और बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास के साथ बात करे। ये अभी नहीं होना। गाजा पर हमले की शुरुआत में इजराइल ने कहा था कि वो हमास को खत्म करना चाहता है। जंग के 200 दिन बीत जाने के बाद इजराइल अपने मकसद में कितना कामयाब नजर आता है? देखिए, पहले इसराइल की बात करते हैं। इसराइल इन 200 दिनों में अपना गोल बिल्कुल भी अचीव नहीं करता। इसराइल के लिए एक ही एक ही आउटकम होता जो कि सक्सेसफुल माना जाता, और वो होता कि अगर इसराइल बहुत जल्दी कुछ ही हफ्तों में अपने बंधकों को छुड़ा पाता, जो कि नहीं हो पाया है। इसराइल ना सिर्फ अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसराइल की मिलिट्री का, इसराइल की इंटेलिजेंस की एक जो छवि थी उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ इस जंग की वजह से इसराइल के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले बात करी, वो भी और प्रॉब्लमेटिक हो गई है। सो आप किसी भी वजह से, किसी भी तरह से देख लीजिए, चाहे वो मिलिट्री पहलू हो, चाहे वो बंधकों को छुड़ाने वाली बात हो, या वो इंटेलिजेंस की बात हो, या फिर इसराइल की डोमेस्टिक पॉलिसी हो, इसराइल किसी भी पहलू पे सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हमास ने जब 7 अक्टूबर का अटैक किया था तो शायद उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनका अटैक इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा इसराइल के अंदर। सो हमास के लीडर्स के लिए वो अपने आप में एक सरप्राइज था, एंड उन्होंने जितनी उम्मीद करी थी उन्होंने उससे ज्यादा हासिल कर लिया था। हमास को पता था कि ऐसे किसी भी अटैक के रिटेलिएशन में इसराइल का बहुत गुना ज्यादा एक डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स होगा, और तो हमास उस चीज के लिए रेडी था। हमास ने शायद ये नहीं आकलन लगाया होगा कि इसराइल की बमबारी इतने बड़े पैमाने पे होगी कि लगभग पूरा का पूरा गाजा तहस नहस हो जाएगा, पूरा का पूरा गाजा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमास के लिए ये इतना बड़ा चिंता का विषय नहीं। हमास को ये पता है कि उनका प्राइमरी टारगेट ये है कि वो फिलिस्तीनियों के अंदर, और उसके बाद अरब्स के अंदर, और उसके बाद पूरे दुनिया के मुस्लिम समाज के अंदर अपने आप को एक लेजिटिमेट स्ट्रगल करने वाले गुट की तरह प्रोजेक्ट करे। इसमें उनको काफी सक्सेस मिली है। भले ही उनकी करी हुई जितने भी उन्होंने अ, जितने भी उन्होंने एक्शन लिए 7 अगस्त को, जिनमें से बहुत सारे एक्शन बहुत ही बर्बर थे, जिनको किसी भी तरह सपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद हमास की पॉपुलैरिटी फिलिस्तीनियों के अंदर और बहुत सारे अरब देश के लोगों के अंदर बढ़ी है। तो हमास के लिए वो एक सक्सेस रहा है। अब हमास ये चाहता है कि जितने भी बंधक हैं उनको छुड़ाने के बदले ज्यादा से ज्यादा इसराइल से कॉम्प्रोमाइज करवा लिया जाए, जो कि न सिर्फ फिलिस्तीनी बंधक जो इसराइल की जेलों में उनको छुड़ाने से रिलेटेड होगा, बल्कि हमास ये भी चाहता है कि कतर, सऊदी अरेबिया जैसे बाकी देशों से किसी तरह का एक एग्रीमेंट निकलवा लिया जाए कि लड़ाई खत्म होने के बाद रिकंस्ट्रक्शन में जो पैसा होगा, रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो सप्लाईज आएंगी,
वो हमास के थ्रू ही आए। यानी जितना भी पैसा जाएगा गाजा के अंदर, उस पे हमास का कुछ ना कुछ कंट्रोल रहना चाहिए। ये हमास के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस हो जाएगा अगर वो इस चीज को अचीव कर लेते हैं। तो अगर हम दोनों पहलुओं को देखें तो गाजा में जितना भी विध्वंस हुआ है, उसके बावजूद अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी अपने आप को किसी हद तक सक्सेसफुल मान सकती है, तो वो हमास। हमास को चाहिए था कि उनकी लेजिटिमेसी बढ़े फिलिस्तीनी और अरब आंखों में, वो उन्होंने हासिल कर लिया। हमास को ये चाहिए था कि वो पूरी दुनिया को दिखाए कि कैसे वो इजराइल के खिलाफ लड़ सकते हैं। अपने सपोर्टर्स को दिखाना चाहते थे कि कैसे वो लड़ सकते हैं, उन्होंने वो दिखा दिया। तो क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव लिमिटेड था, इसलिए उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। इसराइल का ऑब्जेक्टिव बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था कि गाजा जैसी कॉम्प्लिकेटेड टेंस जगह से जहां सुरंगें हैं, वहां से अपने बंधकों को छुड़ा के ले आए। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए अब तक उनको सक्सेस भी नहीं मिली। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।